हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायो स्टडी पॉइंट पे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एस्कैरिस का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में उसके एग का जो डेवलपमेंट है और कैसे उसमें ब्लास्टुलेशन, गैस्टुलेशन और कैसे वहाँ पर बॉडी का डेवलपमेंट होता है, कितनी बार मोल्टिंग होती है और किस तरह ये होस्ट के अंदर माइग्रेट करता है और इसका जो डिफिनिट प्लेस है होस्ट के अंदर वहाँ तक ये कैसे पहुँचता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो इसके पिछले वीडियो में हमने एस्कैरिस का जो एग था उस एग का स्ट्रक्चर हमने बता दिया था। और इसके एग को जो है मैमिलेटेड एग कहते हैं। और मैमिलेटेड एग जो है उसमें 3 इन्वेलप होता है। तो मैमिलेटेड एग को ही फीमेल के द्वारा ले किया जाता है और जो मैमिलेटेड एग है वही जो है होस्ट की बॉडी से फेसेस के थ्रू बाहर आता है और बाहर आने पर ही जो फर्टिलाइज्ड एग है उसका डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, सबसे पहले किसकी बात करेंगे, यहाँ पे मैमिलेटेड एग होता है किसका, एस्कैरिस का मैमिलेटेड एग। यहाँ पे कितने इन्वेलप होते हैं, तो यहाँ पर विथ 3 इन्वेलप होगा, 3 इन्वेलप होता है। तो एग का जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है उसको हमने पिछले वीडियो में डिस्क्राइब किया था। अब यहाँ पे एग का डेवलपमेंट हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे ये जो एग है आपको पता होना चाहिए, जो फीमेल है वो फर्टिलाइजेशन के बाद लगभग 15,000 से 2.5 लाख जो एग है वो पर डे ले करती है और ये होस्ट फेसेस के द्वारा बॉडी से बाहर निकलता रहता है। और यहाँ पे जो मैमिलेटेड एग है उसका डेवलपमेंट जो है, उसकी डेवलपमेंट के लिए कंडीशन की क्या ज़रूरत है, क्या मैमिलेटेड एग होस्ट की बॉडी में भी डेवलप कर सकता था, लेकिन यहाँ पर होस्ट की बॉडी में टेम्परेचर अधिक होने की वजह से मैमिलेटेड एग का डेवलपमेंट होस्ट बॉडी के अंदर नहीं होता है। तो इसके लिए क्या क्या ज़रूरत होती है, तो इसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। उसके बाद टेम्परेचर कम होना चाहिए, टेम्परेचर जो है ये कम होना चाहिए। और उसके बाद ये सॉयल में ग्रो करेगा और सॉयल में क्या होना चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए। सॉयल में क्या होना चाहिए, मॉइस्चर, नमी होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में जो मैमिलेटेड एग है वो डेवलप करेगा। अब यहाँ पे जो मैमिलेटेड एग है उसके डेवलपमेंट के स्टेजेस को अगर हम देखें, तो अगर हम स्टेजेस को देखते हैं, डेवलपमेंट के स्टेजेस को अगर हम देखें यहाँ पर, तो इसमें क्या क्या आएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले, सबसे पहला जो प्रोसेस आएगा इसमें डेवलपमेंट के स्टेजेस में वो आएगा क्लीवेज। क्या आएगा यहाँ पे, क्लीवेज आएगा। वैसे हर एक फर्टिलाइज्ड एग में क्लीवेज होता है, तो ये आपको समझना है। क्लीवेज, क्लीवेज में क्या होता है कि जो फर्टिलाइज्ड एग है उसमें माइटोसिस सेल डिवीजन होगा जिससे मोरुला और ब्लास्टुला जैसी संरचना बनेगी। और क्लीवेज किस प्रकार का होता है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इसमें जो क्लीवेज होता है वो होलोब्लास्टिक होता है, यानी कंप्लीट फर्टिलाइज्ड एग का जो डिवीजन है वो होता है, यानी कैसा होगा, होलोब्लास्टिक होता है। और होलोब्लास्टिक के साथ साथ यहाँ पे स्पाइरल क्लीवेज होता है, इसमें स्पाइरल क्लीवेज। और कैसा होता है, इसमें डिटरमिनेट होता है। डिटरमिनेट का मतलब जो ब्लास्टोमियर का फैट है वो निर्धारित हो जाता है कि वो आगे चल करके कौन सा जर्म लेयर और कौन सा आर्गन बनाएगा। तो इस चीज को भी आपको समझना है। तो इसमें एस्कैरिस में कैसा क्लीवेज होगा, होलोब्लास्टिक, स्पाइरल एंड डिटरमिनेट होता है। अब क्लीवेज के दौरान इसमें क्या बनते हैं, तो आपको समझना है कि जैसे ये फर्टिलाइज्ड एग है, इस फर्टिलाइज्ड एग में क्या होगा, यहाँ पर क्लीवेज होगा। तो क्लीवेज होने से क्या होता है, ये क्लीवेज होगा और क्लीवेज होने से यहाँ पर लगभग जो है 16 सेल वाला एम्ब्रियो बन जाता है। 16 सेल वाला क्या बनेगा यहाँ पर, एम्ब्रियो। और ये जो 16 सेल वाला एम्ब्रियो है
इसी को क्या कहते हैं, ये 16 सेल्ड एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। और इसी को किस नाम से जानेंगे, तो इसी को हम कहते हैं क्या, मॉरूला। इसी को क्या कहेंगे, मॉरूला कहते हैं। ये क्या है, फर्टिलाइज्ड एग है, फर्टिलाइज्ड एग है। और इस एग के चारों तरफ यहाँ पर क्या होता है, कुछ इन्वेलप होते हैं, लगभग 3-3 इन्वेलप होते हैं यहाँ पे, 3-3 इन्वेलप से बना हुआ ये फर्टिलाइज्ड एग है। तो इस चीज को आप समझ सकते हैं, ये क्लीवेज वाला प्रोसेस है। क्लीवेज के बाद क्या होता है, क्लीवेज में आपने देखा ये मॉरूला बन गया। अब मॉरूला के बाद क्या बनता है, तो ये आपको समझना है। ये सब किसके अंदर हो रहा है, तो ये सब जो है ये खोल के अंदर ही हो रहा है, मतलब इनवेलप के अंदर ही जो फर्टिलाइज्ड एग हैं वो डिवाइड हो रहे हैं। अब इसके अंदर क्या होगा कि ये जो मॉरूला बना यहाँ पर 16 सेल वाला, इसमें एक कैविटी जो है डेवलप होगी। और उस कैविटी को किस नाम से जानेंगे, तो उस कैविटी को हम कहते हैं ब्लास्टोसील। यानी कौन सी कैविटी यहाँ पर डेवलप हो जाएगी, तो यहाँ पर डेवलप हो जाएगी कैविटी कौन सी, तो यहाँ पर जो कैविटी बनेगी इसको क्या नाम दिया जाएगा, ब्लास्टोसील कहा जाएगा, ब्लास्टोसील कहा जाता है। तो इस तरह से ब्लास्टोसील का निर्माण हो जाएगा। और ब्लास्टोसील जब बन जाता है तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, जब ब्लास्टोसील बन जाएगा तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं ब्लास्टुला। ये क्या बन जाएगा, ब्लास्टुला बन जाएगा। तो इस तरह से ये ब्लास्टुला बन गया। अब देखेंगे यहाँ पे कि ब्लास्टुला बनने के बाद इसमें क्या स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे हम अगर इस बात को देखें क्लीवेज के बाद, यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट है वो हो जाएगा गैस्टुलेशन का। दूसरा क्या हो जाएगा, इसमें गैस्टुलेशन का स्टेज हो जाएगा। गैस्टुलेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो एम्ब्रियोनिक सेल हैं उसमें मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। यानी ये जो एम्ब्रियोनिक सेल यहाँ पर बनते हैं इन सब में क्या स्टार्ट हो जाएगा, इन सब में जो है मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। अब मूवमेंट स्टार्ट क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो एम्ब्रियोनिक सेल हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होकर के जर्म लेयर का फॉर्मेशन करता है। तो इस चीज को आपको समझना है कि गैस्टुलेशन में क्या होता है। जैसे मान लो कि यहाँ पर बहुत सारे जो है एम्ब्रियोनिक सेल बन चुके हैं ब्लास्टुला में, ब्लास्टुला में यहाँ पर बहुत सारे एम्ब्रियोनिक सेल बन चुके हैं। इस तरह से ये ब्लास्टुला है। और इस चीज को क्या समझेंगे आप, जैसे यहाँ पे कुछ सेल यहाँ पर तेजी से डिवाइड होकर के, तेजी से डिवाइड होकर के ये बाहर बाहर जो है एक कवरिंग बना रहे हैं, बाहर बाहर क्या बना रहे हैं, कवरिंग यहाँ पर बना देता है। यानी बाहर की तरफ, यानी अंदर से जो है बाहर की तरफ सेल डिवाइड हो करके और इस पूरे एम्ब्रियो को चारों तरफ से क्या कर लेता है, यहाँ पर कवर कर लेता है। तो अगर अंदर से सेल यहाँ पर डिवाइड हो करके और ये बाहर की कवरिंग बनाता है, जिससे बाहर एक जर्म लेयर बनता है जिसको क्या कहते हैं, एक्टोडर्म कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, एक्टोडर्म कहते हैं। तो अगर बाहर बाहर मूवमेंट हो करके और एक्टोडर्म बनता है तो इस प्रोसेस को एक नाम देते हैं जिसे कहते हैं एपीबोली। तो गैस्टुलेशन किस प्रोसेस के द्वारा होता है, एपीबोली के द्वारा। उसके बाद कुछ एम्ब्रियोनिक सेल और भी अंदर की तरफ जो है वो ऑर्गेनाइज्ड हो रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड हो रहे हैं अंदर की तरफ। और अंदर की तरफ जब ये ऑर्गेनाइज्ड होंगे तो इससे क्या बनेगा यहाँ पर, तो बनेगा यहाँ पर एंडोडर्म। कौन सा जर्म लेयर बनेगा, एंडोडर्म बनेगा। तो एंडोडर्म जो है वो कोशिकाओं के अंदर की तरफ माइग्रेट होने की वजह से बनते हैं। इसलिए इस प्रकार के गैस्टुलेशन को क्या नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं इम्बोली। इसको क्या कहेंगे यहाँ पे, इम्बोली कहता है। इसको क्या कहा जाएगा, इम्बोली कहा जाएगा। कहने का मतलब ये है कि गैस्टुलेशन के दौरान जो एम्ब्रियोनिक सेल होते हैं वो बाहर की तरफ माइग्रेट होकर के एम्ब्रियोनिक लेयर या जर्म लेयर बनाते हैं और अंदर की तरफ भी माइग्रेट होकर के जर्म लेयर का निर्माण करता है। तो इस तरह से इसमें एपीबोली और इम्बोली दोनों तरह का क्या पाया जाता है, गैस्टुलेशन पाया जाता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ऐसा जो है इस तरह से ये डेवलप हो रहा है, तो गैस्टुलेशन हो गया। अब गैस्टुलेशन के बाद क्या होता है, तो गैस्टुलेशन के बाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो तीसरा स्टेज आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे फर्स्ट
लार्वल स्टेज बनेगा। इसमें क्या बनेगा? फर्स्ट लार्वल स्टेज, फर्स्ट लार्वल स्टेज इसमें बनेगा। और फर्स्ट लार्वल स्टेज को हम किस नाम से जानते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि एस्केरिस का जो फर्स्ट लार्वा है उसे क्या कहते हैं? तो उसका नाम है यहाँ पर रैबिडिटी फॉर्म, रैबिडिटी फॉर्म लार्वा कहते हैं। क्या कहा जाएगा? रैबिडिटी फॉर्म लार्वा। एस्केरिस का फर्स्ट लार्वा क्या कहलाएगा? रैबिडिटी फॉर्म लार्वा। अब ये जो लार्वा है ये इसी जर्म लेयर के आगे के ग्रोथ के द्वारा होता है। तो ये सारा जो भी डेवलपमेंट हो रहा है अभी किसके अंदर हो रहा है? ये एग इनवेलप के अंदर ही हो रहा है। एग इनवेलप के अंदर ही ये हो रहा है, ऐसे एग इनवेलप के अंदर ही हो रहा है। अब आगे आप क्या देखेंगे कि इसी एग इनवेलप के अंदर गैस्टुलेशन के बाद, गैस्टुलेशन के बाद किसका निर्माण हो जाएगा? तो गैस्टुलेशन में जर्म लेयर बन चुके हैं और जर्म लेयर अगर यहाँ पर बने तो जर्म लेयर से क्या बन जाएगा? फर्स्ट लार्वल स्टेज बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो है सबसे पहला यहाँ पे क्या बन जाएगा? इसका लार्वा बन जाएगा। ये जो है पहला क्या बन जाएगा? इसके अंदर ऐसे लार्वा बन जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं? रैबिडिटी फॉर्म लार्वा कहते हैं। तो ये रैबिडिटी फॉर्म लार्वा एग इनवेलप के अंदर बन जाता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है, ये जो लार्वा है एग इनवेलप के अंदर लगभग कितने डेज तक ग्रो करेगा? तो ये 10 दिनों तक ग्रो करेगा। 10 दिनों तक ये क्या करेगा? एग इनवेलप के अंदर ये ग्रो करेगा। और इसी दौरान इसको किसके अंदर जाना है? तो इसको अपने होस्ट के अंदर जाना है, जिसका होस्ट क्या है? मैन है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये किस तरह से इसका इन्फेक्शन होगा। तो इन्फेक्शन की अगर हम बात करें तो ये किस में पाया जाएगा? आप देख रहे हैं इसका जो पूरा डेवलपमेंट हो रहा है वो सॉयल में हो रहा है। ये कहाँ पर हो रहा है? सॉयल में ही हो रहा है। तो सॉयल में इस लार्वा का या फर्स्ट लार्वा का जो डेवलपमेंट है वो हो रहा है। यानी कहाँ पर हो रहा है? सॉयल में, जहाँ पर ऑक्सीजन उपलब्ध है, जहाँ पर मॉइस्चर उपलब्ध है, जहाँ का टेम्परेचर कम है, ऐसे कंडीशन में इस लार्वा का डेवलपमेंट हो रहा है। अब यहाँ पे इस सॉयल से ये ह्यूमन की बॉडी में कैसे जाएगा? अगर ये ह्यूमन की बॉडी में नहीं जाएगा तो इसके आगे का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका अगर हम इन्फेक्शन देखें अगले स्टेज में क्या होगा? चौथे स्टेज में यहाँ पर क्या होता है? चौथे स्टेज में यहाँ पे इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन का मतलब कि ये जो लार्वा जो चारों तरफ कवरिंग के अंदर बंद है, इसका इन्फेक्शन प्राइमरी होस्ट में कैसे होगा? प्राइमरी क्या है? इसका सिंगल होस्ट ही है। तो इसका इन्फेक्शन कैसे होगा? तो यहाँ पर आप देखेंगे किसके द्वारा होगा? थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, फूड एंड वाटर के थ्रू यही जो लार्वा जो सॉइल में ग्रो कर रहा है यही किसके अंदर जाएगा? होस्ट की बॉडी में। खास करके जो चाइल्ड हैं वो ज़्यादा इन्फेक्टेड होते हैं इस पैथोजन से, क्योंकि जो चाइल्ड हैं वो मिट्टी को अपने माउथ में हमेशा रखते रहते हैं, जिससे मिट्टी में प्रेजेंट ये जो लार्वल वाला स्टेज है रैबिडिटी फॉर्म लार्वा, ये किस में चला जाता है? उसके माउथ में। माउथ के बाद वो फेरिंग्स के थ्रू वो निगल लिया जाता है और चला जाता है किसमें? इंटेस्टाइन में। तो इस तरह से ये इन्फेक्शन हो गया। अब इन्फेक्शन होने से ये जो लार्वा है वो कहाँ पहुंचेगा? तो ये लार्वा पहुंचेगा कहाँ पर? तो आप देखेंगे कि ये जो लार्वा है जब इसे कंटामिनेटेड फूड या वाटर के थ्रू एब्जॉर्ब किया गया तो इसका जो लार्वा है वो कहाँ पहुंचेगा? तो ये चला जाएगा कहाँ पर? ये जाएगा स्टोमक में। कहाँ चला जाएगा? स्टोमक में। और स्टोमक से फिर किस में चला जाएगा? ये इंटेस्टाइन में चला जाएगा। स्टोमक से ये तो निगलने के बाद ऐसा होता ही है, आप लोग जानते हैं कि लार्वा जो है वो स्टोमक में जाएगा और इंटेस्टाइन में। स्टोमक में जब लार्वा जाएगा तो इस लार्वा के ऊपर ये जो इनवेलप है, ये जो इनवेलप है सब एग इनवेलप इसे कहता है, ये जो एग इनवेलप है वो क्या हो जाएगा? डिजॉल्व हो जाएगा।
एग इनवेलप, यानी स्टमक में लार्वा के ऊपर जो एग इनवेलप है, एग इनवेलप, वो क्या हो जाएगा, एग इनवेलप जो है वो डिजॉल्व हो जाएगा। एग इनवेलप कहाँ पर डिजॉल्व होगा, तो वो इन्फेक्शन के बाद होस्ट के स्टमक में, तो ये डिजॉल्व हो गया। उसके बाद अब ये जो है, जो लार्वा है वो किस में पहुंचेगा, तो लार्वा जो है वो चला गया किस में, ये लार्वा चला गया इंटेस्टाइन में। अब इंटेस्टाइन में जब ये जाएगा तो इसमें ये क्या करेगा, तो आप देखेंगे कि इंटेस्टाइन में जाने के बाद ये माइग्रेट करेगा, बॉडी के अदर पार्ट में भी जाएगा। तो यहाँ पर दो तरह का माइग्रेशन पाया जाता है, यानी इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद जो लार्वा है उसका पांचवें स्टेज में क्या होता है, माइग्रेशन, यानी बॉडी के अदर पार्ट में यहाँ पर जाएगा, माइग्रेशन होगा। अब माइग्रेशन में क्या होता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे माइग्रेशन में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे आप एक पॉइंट को और ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पर इसी एग के अंदर इसमें जो है रेबिटी फार्म लार्वा में क्या हो जाता है, यहाँ पर मोल्टिंग हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी मोल्टिंग होती है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसकी फर्स्ट मोल्टिंग हो जाती है, फर्स्ट मोल्टिंग हो जाती है। और जिससे क्या बनता है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, सेकेंड सेकेंड जुवेनिल जुवेनिल लार्वा बन जाता है, सेकेंड जुवेनिल लार्वा बन जाता है। और मतलब एक बार मोल्टिंग कहाँ पर हुआ, एग के अंदर ही हो जाता है। तो एग के अंदर एक बार मोल्टिंग हो गया तो इसमें क्या बन जाएगा, तो इसमें बन जाएगा यहाँ पर सेकेंड जुवेनिल लार्वा। यही सेकेंड जुवेनिल लार्वा जो होगा, यही क्या करेगा, यही जो है इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इस चीज को आपको समझना है, यही जो है क्या करेगा, यही इन्फेक्ट करेगा, यही जो है इन्फेक्शन करेगा किसमें, इन्फेक्शन के थ्रू यही जो है स्टोमक में जाएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं माइग्रेशन की। माइग्रेशन में क्या होता है कि ये जो सेकेंड जुवेनिल लार्वा है, सेकेंड जुवेनिल लार्वा, सेकेंड जुवेनिल लार्वा, ये जो है इंटेस्टाइन से इसको पहुंचना है कहाँ पर, ये लीवर में जाएगा। कहाँ पर जाएगा, लीवर में जाएगा। और लीवर से ये किस में पहुंचेगा, तो ये लीवर से पहुंचेगा हार्ट में, लीवर से कहाँ पर पहुंचेगा, ये हार्ट में पहुंचेगा। और हार्ट से ये कहाँ पर पहुंचेगा, तो ये पहुंचेगा लंग्स में। कहाँ पहुंच जाएगा, लंग्स में पहुंच जाएगा। तो इस तरह से इसका माइग्रेशन देखो आप, मतलब ये सेकेंड जुवेनिल लार्वा कहाँ पर था, तो ये था कहाँ पर, तो ये इन इंटेस्टाइन में था। कहाँ पर था, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में था ये। और इंटेस्टाइन से ये किस में पहुंचा, लीवर में। और लीवर में किसके थ्रू पहुंचेगा, तो यहाँ पर एक बीन होता है जिसे कहते हैं क्या, हेपेटिक पोर्टल बीन। क्या कहा जाएगा इसको, हेपेटिक पोर्टल बीन कहा जाएगा। हेपेटिक पोर्टल बीन के थ्रू जो सेकेंड जुवेनिल लार्वा है वो पहुंचता है किसमें, लीवर में। और लीवर से वो कहाँ पर पहुंचता है, हार्ट में। तो यहाँ पे यानी जो पल्मोनरी बीन होगा, खास करके आप देखेंगे पल्मोनरी बीन तो यहाँ पर होगा, यहाँ पे पल्मोनरी पल्मोनरी आर्टरी कहेंगे इसको, ये लंग्स में जाता है, पल्मोनरी आर्टरी हो जाएगा। और लीवर से भी ये जो है हार्ट में पहुंचेगा, किसके थ्रू, यहाँ पर, तो ये बीन के थ्रू पहुंच जाएगा। यानी ये ब्लड में सर्कुलेट होकर के और बॉडी के अलग अलग आर्गन तक पहुंचता है। तो ये कहाँ चला जाएगा, लंग्स में। अब लंग्स में जब ये पहुंचा तो लंग्स में ये क्या होता है, तो लंग्स में अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, दो बार मोल्टिंग होता है। यहाँ पर लंग्स में कितनी बार मोल्टिंग होगा, तो यहाँ पर दो जो है इसमें क्या पाया जाएगा, मोल्टिंग।
2 बार इसमें क्या मिलेगा, मोल्टिंग मिलेगा। अगर 2 बार मोल्टिंग होता है तो सेकेंड जुवेनिल से क्या बनेगा, ये लंग्स की बात है, यानी जब ये लंग्स में माइग्रेट होकर जाएगा लार्वा, तो ये सेकेंड मोल्टिंग में क्या क्या बनेगा यहाँ पर, तो आप देखेंगे पहले तो सेकेंड से ये क्या बनेगा, थर्ड, यानी यहाँ पे सेकेंड जुवेनिल, जुवेनिल से ये किस में चेंज हो जाएगा, एक बार मोल्टिंग हुआ तो ये थर्ड, थर्ड जुवेनिल में, थर्ड जुवेनिल में ये चेंज हुआ, एक बार मोल्टिंग हुआ, ये एक बार हुआ। उसके बाद यहाँ पर दूसरी बार जब होगा तो ये क्या बन जाएगा, फोर्थ जुवेनिल बन जाएगा, फोर्थ जुवेनिल बन जाएगा, यानी ये दूसरी बार मोल्टिंग होगा। तो ये कितना मोल्टिंग हो गया, 2। अब 2 बार मोल्टिंग होने पर यहाँ पर क्या बनेगा, तो यहाँ पर फोर्थ जुवेनिल, फोर्थ जुवेनिल लार्वा बन जाएगा, फोर्थ जुवेनिल लार्वा बन जाएगा। इस तरह से फोर्थ जुवेनिल लार्वा यहाँ पर बन जाएगा। अब ये जो फोर्थ जुवेनिल लार्वा है ये क्या करेगा, ये अल्वियोलस में यानी लंग के जो अल्वियोली हैं वहां पर ये पड़ा रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे अब ये जो फोर्थ जुवेनिल लार्वा यहाँ तक का इसका जो माइग्रेशन है उसको हम क्या नाम देते हैं, इसको कहते हैं प्राइमरी माइग्रेशन। इसको किस नाम से जानते हैं, तो इसको कहते हैं प्राइमरी, प्राइमरी माइग्रेशन कहते हैं, प्राइमरी माइग्रेशन, ये प्राइमरी माइग्रेशन कहा जाता है। तो ये इस चीज को आपको समझना होगा कि जो सेकेंड जुवेनिल लार्वा है जो इंटेस्टाइन में था, इंटेस्टाइन से वो किस में पहुंचा, लीवर में, और लीवर से किस में पहुंचेगा, हार्ट में, और हार्ट से चला जाएगा कहाँ पर, लंग्स में, और लंग्स में जाने के बाद उसमें 2 बार क्या होगा, मोल्टिंग होगा, और मोल्टिंग होने से क्या बनेगा, फोर्थ जुवेनिल लार्वा बनेगा। और इस प्रकार की माइग्रेशन को क्या कहते हैं, सेकेंडरी, सॉरी प्राइमरी माइग्रेशन कहते हैं। अब प्राइमरी के बाद यहाँ पे हम बात करते हैं सेकेंडरी माइग्रेशन की। तो अगले स्टेप में अगर हम बात करें तो ये जो फोर्थ जुवेनिल लार्वा है, फोर्थ जुवेनिल लार्वा अब ये कहाँ पर जाएगा, तो ये पहुंचेगा कहाँ पर, ट्रैकिया की तरफ। कहाँ जाएगा ये, ट्रैकिया, ट्रैकिया मतलब सांस नली में पहुंचेगा। आप जानते हैं फेफड़े से सांस नली में फोर्थ जुवेनिल लार्वा पहुंचेगा, और ट्रैकिया से फिर ये किस में जाएगा, तो ये ट्रैकिया से पहुंच जाएगा कहाँ पर, तो ट्रैकिया से पहुंच जाएगा ये फेरिंग्स में। कहाँ पर पहुंचेगा ये, फेरिंग्स में, फेरिंग्स यानी ग्रास नली में पहुंचेगा, और ग्रास नली से ये जो है फिर से स्वॉलो कर लिया जाएगा, निगल लिया जाएगा होस्ट के द्वारा, ये स्वॉलो कर लिया जाएगा। और स्वॉलो करके इसमें क्या क्या होगा, तो स्वॉलो करके यहाँ पर सॉलो करने के बाद ये फिर से कहाँ पहुंचेगा, तो ये जानते हैं आप लोग, ये पहुंचेगा स्टोमक में। ये कहाँ पहुंचेगा, स्टोमक में पहुंचेगा, और स्टोमक से फिर ये किस में पहुंचेगा, तो स्टोमक से ये पहुंच जाएगा कहाँ पर, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में कितना माइग्रेशन हो रहा है इस एस्कैरिस का आपको समझना है। एस्कैरिस में आप देखेंगे कितनी बार मोल्टिंग हो चुकी है, 2 बार मोल्टिंग। एक तो एग के अंदर मोल्टिंग हो चुकी थी, और 2 मोल्टिंग कहाँ पर हुई, तो 2 मोल्टिंग आपको मिलेगा लंग्स में, जो प्राइमरी माइग्रेशन के दौरान होता है। और सेकेंडरी माइग्रेशन में क्या होगा कि जो फोर्थ जुवेनिल लार्वा बना था वो ट्रैकिया में गया, ट्रैकिया से फेरिंग्स में, और फेरिंग्स के बाद स्टोमक में जाएगा, स्टोमक से किस में जाएगा, इंटेस्टाइन में जाता है। और इंटेस्टाइन में जाने के बाद यहाँ पर क्या होगा, तो इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद इसमें क्या होगा, फोर्थ मोल्टिंग होगा। क्या होगा, फोर्थ मोल्टिंग, यानी चौथी बार मोल्टिंग होगा। और जब चौथी बार मोल्टिंग होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा फिफ्थ जुवेनिल लार्वा। क्या बनेगा यहाँ पर, यहाँ पे चौथी बार मोल्टिंग होने के बाद फोर्थ जुवेनिल लार्वा नहीं, वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या बन जाएगा, एडल्ट, एडल्ट एस्केरिस बना लेगा। क्या बना लेगा, एडल्ट एस्केरिस, एडल्ट एस्केरिस। तो इस तरह से इस प्रकार की माइग्रेशन को क्या कहते हैं हम, इसे हम कहते हैं सेकेंडरी, सेकेंडरी माइग्रेशन कहते हैं।
सेकेंडरी माइग्रेशन कहा जाएगा, सेकेंडरी माइग्रेशन। तो इस चीज को आपको समझ लेना है। यहाँ पे जो लार्वा है, सबसे पहले जो एग होगा उसके अंदर जो लार्वा बनेगा उसकी फर्स्ट मोल्टिंग होगी, उसके बाद 2 मोल्टिंग लंग्स के अल्बियोली में होगी, और उसके बाद 1 मोल्टिंग जो है इंटेस्टाइन में होगी, और जिससे क्या हो जाएगा यहाँ पर एडल्ट एस्कैरिस बन जाएगा। तो आपको क्या समझना है कि लार्वा, अगर आप एस्कैरिस के लार्वल स्टेज को देखें तो इसमें कितनी बार मोल्टिंग होगा, तो टोटल जो है 4 बार मोल्टिंग होता है, जिसमें से 1 मोल्टिंग एग के अंदर होती है और 2 मोल्टिंग लंग्स के अंदर प्राइमरी माइग्रेशन के दौरान, और बाकी 1 मोल्टिंग जो है वो इंटेस्टाइन में होती है, जिससे एडल्ट एस्कैरिस बनता है। तो इस तरह से इसका क्या हो जाता है, पूरा लाइफ साइकिल हो जाता है। अब यहाँ पे हर स्टेज में आपको कुछ ड्यूरेशन मिलेगा। तो ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो इसमें जो है लगभग 8 से 10 सप्ताह में ये जो प्रोसेस है वो लगभग जो है चलेगा, और जो एडल्ट एस्कैरिस बनता है वो 8 से 10 सप्ताह में फिर से रिप्रोडक्शन करना शुरू कर देता है। और इसका जो जीवन काल है ह्यूमन होस्ट में, अगर लाइफ स्पैन की बात करें तो इसका जो लाइफ स्पैन है वो लगभग जो है 9 मंथ से 1 ईयर तक का होता है, 9 मंथ से 1 ईयर तक का होता है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने एस्कैरिस का जो पूरा डेवलपमेंट था और जो हिस्ट्री था उन सारी चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पर देख लिया है। आप लोग इस कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।